नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज की सामान्य विज्ञान की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समतल दर्पण प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे डिफेंस के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो या राजस्थान से संबंधित जितनी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आपके राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार, इन सब में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं समतल दर्पण। हमने समतल दर्पण की जो परिभाषा है वो पहले ही पढ़ ली कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो। परावर्तक पृष्ठ क्या होना चाहिए भाई, समतल। और पीछे जो पॉलिश की हुई है वो किस किस की कर सकता है, चांदी की कर सकता है, निकल की कर सकता है, एल्यूमिनियम कर सकता है और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की कर सकता है। ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। और एग्जाम में समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो पूछा जाता है। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछे कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, तब आपको अपने आप को समतल दर्पण के सामने खड़ा कर देना है। जो आपके घरों में समतल दर्पण होता है ना, उसके सामने अपने आप को खड़ा करना है और फिर उसका उत्तर खोजना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा। तो चलिए ऐसा समझते हैं, ये आपके जो घर में है वो समतल दर्पण है और उसके सामने आप खड़े होते हो तो आपको पता चलेगा कि जो आपका प्रतिबिंब समतल दर्पण के अंदर बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। वो आपको जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। और जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है उस प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं। और आभासी को हम काल्पनिक भी कह सकते हैं। ये बात समझ में आई क्या? और आभासी के साथ हमेशा क्या आता है, सीधा। आपको एक तथ्य याद रखना है कि कहीं पर भी आपको वास्तविक शब्द के, आप चाहे लेंस से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ रहे हो या चाहे आप दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ रहे हो, इन दोनों में, लेंस और दर्पण में, आपको कहीं वास्तविक शब्द के तो उसके साथ क्या होगा, हमेशा उल्टा होगा। और कहीं पर आभासी शब्द के उसके साथ हमेशा क्या आएगा, सीधा। क्योंकि हमें पता है कि जो दुनिया में वास्तविक और सच्चे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। इसको ऐसे याद रखना है कि दुनिया में सच्चे ईमानदार लोग होते हैं उनके साथ हमेशा क्या होता है, उल्टा घटित होता है। जबकि जो आभासी, काल्पनिक और दिखावटी लोग होते हैं, बनावटी, उनके साथ हमेशा क्या होता है, सीधा। इस कंसेप्ट को ऐसे समझना है कि आभासी के साथ हमेशा क्या आएगा, सीधा, और वास्तविक के साथ हमेशा क्या आएगा, उल्टा। तो अब मेरे को बताओ, हमने बात की थी समतल दर्पण में, हमने कहा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। हम समतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, अर्थात पीछे बन रहा मतलब आभासी, और आभासी के साथ क्या, सीधा। ये बात समझ में आ गई। फिर थोड़ा देखना, जितनी हमारी हाइट थी, जैसे हमारी हाइट 1 मीटर है तो जो प्रतिबिंब की हाइट है वो भी 1 मीटर होगी, अर्थात बिंब तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब के आकार के समान बनेगा। तो क्या बनता भाई, समान प्रतिबिंब बनता है। समान मतलब बिंब के आकार के समान, बिंब का जो भी आकार है, बिंब के आकार के बराबर लिख सकते हैं, समान। फिर हमें पता है कि जब भी हम समतल दर्पण के सामने खड़े होता है तो हमारा जो दायां भाग है वो बाईं तरफ दिखता है और बायां भाग दाईं तरफ दिखता है। मतलब लेफ्ट है वो राइट की ओर दिखता है और राइट है वो लेफ्ट की ओर दिखेगा। लेफ्ट भाग है वो आपके राइट की ओर और राइट भाग है वो लेफ्ट की ओर दिखाई देता है।
इसको हम बोलते हैं पार्श्व प्रतिलोमित। पार्श्व प्रतिलोमित। तो मैंने पहले आपको बता दिया कि अगर आपको एग्जाम में समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पूछे तो आपको अपने आप को समतल दर्पण के सामने खड़ा करना है और आपके साथ क्या क्या चीजें होती है उससे आपका आंसर मिल जाएगा। पहला, जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, अर्थात आभासी बन रहा है। आभासी जिसे हम काल्पनिक भी कह सकते हैं। और आभासी लोगों के साथ हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो आभासी सीधा हो गया। फिर तीसरी बात बोली कि जो आपकी हाइट है उतने ही हाइट का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के समान होगा। तो तीन चीजें पता चली, आभासी, सीधा, समान। फिर चौथी बात बोली कि आपका जो राइट है वो लेफ्ट की तरफ दिखेगा और जो लेफ्ट है वो राइट की ओर दिखता है। इसे हम बोलते हैं पार्श्व प्रतिलोमित। तो ये जो चार चीजें, इससे हमारा उत्तर आया कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है आभासी, सीधा, समान और पार्श्व प्रतिलोमित बनता है। और ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। बार बार पूछने का कारण क्या है कि इसमें एक तरह का ही प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति एक ही रहती है, बदलती नहीं है। जबकि जो दूसरे दर्पण होते हैं उनमें प्रतिबिंब की स्थिति बदलती रहती है। इसका एग्जाम में पूछा जा सकता है और एग्जाम में बार बार पूछा गया कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो रटना नहीं है, हमें क्या करना है, जो मैंने स्टेप बताए उस स्टेप के हिसाब से चलना है कि आपको अपने आप को दर्पण के सामने खड़ा करना है। पीछे बना आभासी, आभासी लोगों के साथ सीधा, फिर सीधे के साथ क्या, समान। जितनी हमारी ऊंचाई है उतनी प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, समान। और आपका जो राइट भाग है वो लेफ्ट की ओर और लेफ्ट है वो राइट की ओर, अर्थात पार्श्व प्रतिलोमित। तो उत्तर क्या आएगा, आभासी, सीधा, समान और पार्श्व प्रतिलोमित बनता है। ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए एक बार इसको आप नोट कीजिए, फिर हम समतल दर्पण के जो गुणधर्म हैं, इनकी क्या क्या विशेषता है वो पढ़ते हैं। चलिए एक बार मैं इसको रब कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। समतल दर्पण की विशेषता है, पहली विशेषता देखना। पहली विशेषता क्या है कि समतल दर्पण में बिंब को दर्पण से जितनी दूरी पर रखा जाता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। अगर आपने बिंब को दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 1 मीटर की दूरी पर बनेगा। अगर आपने बिंब को समतल दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर रखा है तो उसमें जो प्रतिबिंब है दर्पण के अंदर 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। पहली विशेषता, जैसे ऐसा समझ लो कि कोई समतल दर्पण आपके घर में, आप उससे 1 मीटर दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब समतल दर्पण के अंदर दर्पण से 1 मीटर दूरी पर बनेगा। ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये बात समझ में आ गई क्या? मैं इसको लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, मैंने डायग्राम बना दिया है, एक बार मैं बोल देता हूं क्या ये कि समतल दर्पण में बिंब को दर्पण से जितनी दूरी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब समतल दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। पहली विशेषता समझ में आ गई क्या? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है, थोड़ा समझना। दूसरी विशेषता है कि स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो लंबाई है वो कम से कम बिंब की लंबाई का
कम से कम कितना, आधा होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये जैसे समतल दर्पण है हमारा, और ये क्या, बीम है। तो इस बीम का स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो लंबाई है वो आपके बीम की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। अर्थात बीम 1 मीटर का है तो समतल दर्पण की जो लंबाई है वो आपके इसका आधा कितना भाई, 0.5 मीटर होना चाहिए। अगर आपको उस बीम का स्पष्ट प्रतिबिंब देखना है तब, अगर आप इससे भी थोड़ी सी कम ले लो जैसे 0.4 मीटर, तो आपको स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। हो सकता है उस बीम का ऊपर वाला सिर नहीं दिखाई दे या नीचे वाले पैर दिखाई नहीं दे। तो दूसरी बात मैं वापस बता रहा हूं कि किसी भी बीम का स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो लंबाई है वो आपके बीम की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई क्या? ये जैसे आप 2 मीटर का लेते हो बीम, तो आपको समतल दर्पण कम से कम कितना, 1 मीटर का लेना है। 1 मीटर से कम लेते हो तो फिर आपको इस बीम का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। इसको एक बार आप नोट कर लो दूसरे गुणधर्म को भी, कि जो इसकी लंबाई है वो आपके बीम की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, एग्जाम में इससे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बीम जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है उसका स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए भाई? तो 5 का आधा करोगे कितना आया, 2.5 मीटर। ये इसका उत्तर। बात समझ में आ गई क्या? इसकी एक बार मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, आप ध्यान से समझ लीजिए। ये क्या है कि किसी भी बीम के स्पष्ट प्रतिबिंब को देखने के लिए जो दर्पण की ऊंचाई है वो बीम की ऊंचाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। आप नोट कर लीजिए। दूसरा गुणधर्म समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए तीसरा गुणधर्म क्या है, यहां पे मैं बता रहा हूं। तीसरा है कि दर्पण को स्थिर रखते हुए, दर्पण को क्या रखना है, स्थिर रखना है। दर्पण को स्थिर रखते हुए यदि कोई बीम दर्पण की ओर v वेग से आ रहा है तो उसे अपना प्रतिबिंब 2v वेग से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। जैसे दर्पण है वो अभी स्थिर है और हम उसकी ओर v वेग से जा रहे हैं, तो हमें अपना प्रतिबिंब 2v वेग से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। कैसे समझिए, अगर हम दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब 10 का डबल कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा। ये बात समझ में आ गई क्या? लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि हम स्थिर किसको रख रहे हैं, दर्पण को स्थिर रख रहे हैं, और हम खुद गति कर रहे हैं। हम दर्पण की ओर से चल रहे हैं v वेग से, और हमें अपना प्रतिबिंब 2v वेग से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, लैंग्वेज में क्या कैसे करोगे। देखो, यदि किसी दर्पण को स्थिर रखते हुए बीम को दर्पण की ओर v वेग से ले जाया जाए, दर्पण को v वेग से ले जाया जाए तो उसे उसका प्रतिबिंब 2v वेग से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। चलिए अगला तथ्य, अगले में हमें क्या करना है, बीम को स्थिर रखना है। किसको स्थिर रखना भाई? बीम को। और दर्पण को बीम की ओर v वेग से लाना है, तो उसे अपना प्रतिबिंब भी v वेग से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा।
बीम है वो अपनी जगह खड़ा है, उसकी ओर दर्पण को v वेग से लेके आ रहा है। कोई भी बंदा है जो दर्पण को पकड़ के उसके ओर v वेग से ले जा रहा है, तो उस बीम का प्रतिबिंब उसे v वेग से ही अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। जैसे ऐसा समझ लीजिए ये बीम है वो तो स्थिर है और हम क्या कर रहे हैं, दर्पण को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उस बीम की ओर ले जा रहे हैं ऐसे। तो उस दर्पण में उस बीम का प्रतिबिंब भी आपके v वेग अर्थात 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उसे अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल तीसरा और चौथा एक दूसरे के उल्टा है। तीसरे में दर्पण को स्थिर रख रहे हैं और चौथे में बीम को स्थिर रख रहे हैं। तो एग्जाम में क्या पूछ रहा है उसको आप ध्यान से देखना कि वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दर्पण को स्थिर मान के पूछ रहा है या बीम को स्थिर मान के पूछ रहा है, इस बात को वहां पे नोट करना। आगे अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो चौथा पॉइंट आप क्या लिखोगे, इसको एक बार लिख लीजिए। कैसे लिखोगे कि बीम को स्थिर रखते हुए यदि समतल दर्पण को बीम की ओर v वेग से लाया जाए तो उस बीम का प्रतिबिंब उसे v वेग से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा। ये बात भी समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। 4 तथ्य हमने समझे। 5वां बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, 5वां थोड़ा समझना। ये कोई समतल दर्पण है जिसमें हमने पीछे की तरफ पॉलिश कर दी है और उसके जो ऊपर वाला भाग है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। इस पे कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और यहाँ पर इस सतह से परावर्तन होगा और जो लौटने वाली किरण होगी वो होगी परावर्तित किरण। और ये इसका अभिलंब है। इसका क्या भाई, सही बना दो इसको, ये इसका अभिलंब है। ये अभिलंब है, ये आपके आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये क्या है, समतल दर्पण है। अब जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। आपतित किरण को स्थिर रखते हुए अर्थात जिस प्रकाशिक स्रोत से हम प्रकाश भेज रहे हैं उस प्रकाशिक स्रोत को हमें ऐसे स्थिर रखना है। और जब हम प्रकाशिक स्रोत को स्थिर रखेंगे तो आपतित किरण स्थिर रहेगी कि नहीं रहेगी? यदि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, हमें क्या करना है, आपतित किरण को तो स्थिर रखना है और दर्पण को क्या करना है, थीटा कोण से घुमाना है। आपतित किरण को स्थिर रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण है वो आपके 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। तो परावर्तित लिखो, परावर्तित किरण है वो आपके 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। इस बात को ध्यान से समझना थोड़ा। क्या बताया मैंने कि हमें जो आपतित किरण है उसको स्थिर रखना है, अर्थात जिस प्रकाशिक स्रोत से हम आपतित किरण डाल रहे हैं उस दर्पण पे, ये दर्पण है जैसे, और इस पे हम इसको हमें क्या करना, स्थिर रखना है। और हमें क्या करना है, इस दर्पण को थीटा कोण से घुमाना है। आपतित किरण को स्थिर रखते हुए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा कोण घूम जाएगी। इसको थोड़ा समझना। अगर हम दर्पण को 30 डिग्री कोण से घुमाते हैं तो आपके आपतित किरण इसका डबल कितना भाई, 60 डिग्री कोण से घूम जाएगी। यदि हम दर्पण को 15 डिग्री कोण से घुमाते हैं तो जो आपके परावर्तित किरण है वो आपके इसका डबल कितना, 30 डिग्री कोण से घूम जाएगी। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो इस तथ्य को ध्यान से समझना। एक बार मैं पुनः बोल रहा हूं, थोड़ा समझना। इसकी लैंग्वेज क्या लैंग्वेज है, आपतित किरण को स्थिर रखते हुए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण
टू थीटा कोण से घूम जाएगी। यदि हम दर्पण को 30 डिग्री से घुमा रहे हैं तो परावर्तित किरण 60 डिग्री से, यदि हम दर्पण को 40 डिग्री से घुमा रहे हैं तो परावर्तित किरण 80 डिग्री से, मतलब डबल घूम जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसका आंसर क्या होगा, सीधा डबल करना आपको, ठीक है। चलिए अगला तथ्य, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य अगला, छठा, यदि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाते हुए रख दिया जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, का जो फॉर्मूला होगा आपके 360 अपॉन थीटा। अगर 360 अपॉन थीटा का मान, इसे हम n बोलेंगे, 360 अपॉन थीटा जिसे हम n बोलेंगे, इसका मान अगर सम आता है जैसे 2, 4, 6, 8, तो हमें क्या करना है, जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा n-1। बात समझ में आ गई। और यदि इस n का मान विषम आता है तो हमें क्या करना है, जो उत्तर है उसको ऐसे का ऐसा रखना, n का n। ये बात समझ में आई क्या? एक बार देख लो, यदि दो दर्पण जो समतल दर्पण है उनको एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाते हुए रख दिया जाए, थीटा मतलब कितना ही, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, लेकिन उनके मध्य क्या बनना चाहिए, कोण बनना चाहिए। तो यहां पर कहीं पर इसके बीच में अगर हम बीम रखें तो उस बीम के बढ़ने वाले प्रतिबिंबों की संख्या का जो फॉर्मूला होगा 360 अपॉन थीटा। 360 अपॉन थीटा को एक बार हम n मान रहे हैं, अगर इस n का मान सम आता है तो बढ़ने वाले प्रतिबिंबों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, n में से एक माइनस करेंगे, n-1 हमारा उत्तर होगा। और अगर उस n का मान विषम आता है तो उस n को n ही रखेंगे। ये बात समझ में आ गई? एक बार देख लो, फिर हम इसमें कैसा क्वेश्चन पूछेंगे वो देखते हैं। इसमें देखो, मैं दो स्थितियां बता रहा हूं जो एग्जाम पूछी जाती है। स्थिति एक क्या है कि यदि समतल दर्पणों को एक दूसरे के लंबवत रख दिया जाए, ऐसे ही पूछेगा वो, यदि समतल दर्पणों को एक दूसरे के लंबवत रख दिया जाए, अर्थात लंबवत मतलब 90 डिग्री, दो समतल दर्पण है उनको ऐसे रख दिया जाए, ऐसे लंबवत, अर्थात कितना डिग्री कोण बनेगा भाई, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और हमें थीटा का मान पता चल गया, सूत्र क्या है, 360 अपॉन थीटा, थीटा का मान 90, 360 अपॉन 90, 0 से 0 गया, 9 से 36 गया, 4 बार, 4 क्या है, सम है। और मैंने कहा जब सम आता है तो उत्तर में क्या आएगा, एक इसमें से माइनस करना है, तो 4 - 1 कितना आएगा भाई, 3 आएगा। 4 - 1 कितना आएगा भाई, 3। तो यदि दो दर्पणों को एक दूसरे के लंबवत रख दिया जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी भाई, 3 होगी। ये बात समझ में आ गई। चलिए स्थिति 2, एग्जाम में ये स्थितियां पूछी जाती है। यदि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रख दिया जाए, यदि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रख दिया जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। ऐसे एक समतल दर्पण और दूसरा समतल दर्पण, ऐसी स्थिति जब आप किसी बड़े मॉल में जाते हो तो वहां पर जो आपके कपड़े चेंज करने का स्टोर होता है उसमें ऐसी स्थिति होती है कि जो समतल दर्पण है वो एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं, तो वहां पर कितने प्रतिबिंब बनते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम आता है। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पर थीटा कितना बना, तो थीटा तो बोलोगे सर आप 0 डिग्री, कोई थीटा बनना ही नहीं है।
इन दोनों के मध्य कोई कोण नहीं बन रहा है, ये बहुत ही दूर दूर है, एक दूसरे के समांतर जा रहे हैं। तो चलिए फॉर्मूला लगे 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन 0, और 0 का भाग किसी में देते हैं तो क्या आता है भाई, अनंत आता है। अब आप बोलोगे सर ये अनंत सम है या विषम, अगर आप सम मानते हो तो एक माइनस करो, अनंत में से एक जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और विषम मानते तो अनंत का अनंत करो, तो कोई भी मानो, हमारा उत्तर क्या आएगा, अनंत। इसको इंपॉर्टेंट कर लो, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, उत्तर आएगा अनंत। और कैसे निकाला कि यदि एक दूसरे के समांतर है तो उनके मध्य कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। हमने फॉर्मूले में मान रखा 360 अपॉन 0, और किसी भी संख्या में 0 का भाग देते तो क्या आता है, अनंत। तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। ये बात समझ में आ गई क्या? तो ये जो हमने 6 विशेषताएं हैं, समतल दर्पण की 6 विशेषताओं के बारे में बात की, और ये विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो भी विशेषता है, इन सभी विशेषताओं में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली विशेषता, समतल दर्पण से बिंब को जितनी दूरी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। फिनिश। दूसरी विशेषता, किसी भी वस्तु के स्पष्ट प्रतिबिंब को देखने के लिए जो समतल दर्पण की ऊंचाई है वो बिंब की ऊंचाई की कम से कम कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा बोल दे कि एक 7 मीटर का बिंब है तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो आपको सीधा क्या करना है, 7 का आधा, कितना जगह भाई, 3.5 मीटर कम से कम। तीसरी विशेषता, समतल दर्पण को स्थिर रखते हुए यदि बिंब को v वेग से समतल दर्पण की ओर ले जाया जाए तो उसे अपना प्रतिबिंब 2v वेग से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। चौथा, यदि बिंब को स्थिर रखते, बिंब स्थिर है और कोई दूसरा बंदा समतल दर्पण को v वेग से लेके आ रहा है तो उस बिंब का प्रतिबिंब उसे v वेग से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा। 5 जो आपकी विशेषता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या विशेषता है, यदि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। और छठी विशेषता, इसमें से तो पक्का ही क्वेश्चन बन सकता है, क्या है कि यदि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाते हुए रख दिया जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 360 अपॉन थीटा। अगर इस 360 अपॉन थीटा का मान सम आता है तो एक माइनस करें, और अगर विषम आता है तो उसको ऐसा का ऐसा रखें। हमने 2 स्थितियां पढ़ी। पहली स्थिति, यदि समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो ऐसा, तो बनने वाले प्रतिबिंब संख्या कितनी है, 3 है। ये 4 गलती मत करना, सीधा आप 4 कर दोगे। 4 सम है, उसमें से एक माइनस करना है। चलिए अगली विशेषता क्या है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी भाई, अनंत। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के समांतर हैं तो उनके मध्य बनने वाला कोण क्या है, 0 डिग्री है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर थोड़ा देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं एक बार, इतनी सी चीज को, और एक यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन को फटाफट कर लीजिए। क्वेश्चन है, कोई वस्तु समतल दर्पण से 2.5 मीटर दूरी पर रखी गई है तो समतल दर्पण में
तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब एवं बिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, के बीच की दूरी कितनी होगी, बीच की दूरी कितनी होगी। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन एक आपके 2.5 मीटर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड 7.5 मीटर, थर्ड 5 मीटर और डी आपके 7.5 मीटर। चलिए इसको करने का प्रयास कीजिए। जो हमने समतल दर्पण की पहली विशेषता बताई थी, उस विशेषता के आधार पर क्वेश्चन हो सकता है कि किसी भी समतल दर्पण से बिंब को जितनी दूरी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब समतल दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है। उस विशेषता के आधार पर ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आप प्रयास कीजिए। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए जल्दी। क्या होगा इसका आंसर? चलिए हम कर लेते हैं। ये समतल दर्पण है, यहां पर कोई वस्तु जिसे हम बिंब कह सकते हैं वो रखा हुआ है और इसकी दूरी हमें दे रखी है कि वो कितनी दूरी पर रखा है भाई, 2.5 मीटर। और हमने क्या पढ़ा कि समतल दर्पण से बिंब को जितनी दूरी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब समतल दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है। तो कितनी? सेम की सेम दूरी। ये प्रतिबिंब बना भाई, ये बना प्रतिबिंब और ये हमारा बिंब। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब तथा बिंब के बीच की दूरी कितनी है। तो ये डिस्टेंस आपको बतानी, ये वाली। और ये कितनी होगी भाई बताओ? ये 2.5, ये 2.5, 2.5 प्लस 2.5 कितना भाई? 5 मीटर। सही आंसर कौन सा होगा भाई? सी। आ गया ना आंसर। अब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन से क्या गलती करते? आप क्या करते? क्वेश्चन को सही पढ़ते नहीं, आप सीधा क्या करते? समतल दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी बता देते। आपको इतनी खुशी होती है कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है और उस खुशी में आप इस क्वेश्चन को क्या कर देते? गलत कर देते। आप क्वेश्चन में वो पूछ रहा है बिंब तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, और आप क्या करते? इसका आंसर प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की ये वाली दूरी बता देते और आपका पहले ऑप्शन मिलेगा 2.5 मीटर। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर उसका जवाब देना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री कोण बनाते हुए रखे गए हैं। तो बढ़ने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, तो बढ़ने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? फर्स्ट ऑप्शन 8, सेकेंड ऑप्शन 9, थर्ड ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 6। तो चलिए हमने पढ़ा कि यदि कोई दो दर्पण एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखे गए तो उनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या का फॉर्मूला
360 अपॉन थीटा होता है। और यहां से n का वैल्यू आएगा, अगर n सम है तो आप क्या करो, उसमें से एक घटाओ, तब आपका क्या आएगा आंसर। और n विषम है तो उसको ऐसा का ऐसा रखो। अब इसका थीटा का मान कितना दे रहेगा इस क्वेश्चन में, थीटा 45 डिग्री, तो 360 अपॉन 45 कितनी बार गया भाई, 8 बार। अब आप क्या करोगे, आपको इतनी खुशी होगी इस क्वेश्चन को जैसे आप देखोगे कि ये मेरे को आता है, आप सीधा क्या करोगे 8 आंसर कर दोगे। आपको फिर देखना ये 8 सम है या विषम, तो आप बोलोगे सर सम है। सम में क्या करते हैं, एक घटाएंगे तो 8 में से एक गया, कितना है भाई 7, और 7 हमारा कौन सा आंसर है भाई, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये भी हो गया। चलिए तो एक बार इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कर ले। इन क्वेश्चनों में क्या ध्यान रखना है वो मैंने बताया कि ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा और समतल दर्पण से संबंधित विशेषताएं, इन विशेषताओं से नंबरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस की क्लासें अच्छी लग रही है या अल्फा डिफेंस एकेडमी जितने भी विषयों की क्लासें आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवा रही है, अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप अल्फा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक एंड कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।